बलोच नस्ल कशी, बलोचों को बुनियादी हकूक से महरूम रखना, जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात, बलोचिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ, सियासी रहनुमाओं का पाबंद सलासल रखा जाना पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत महंगा पड़ गया है। इमरान खान को बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की तरफ से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने के हवाले से मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 61वां इजलास है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाने की मुहिम भी नाकामी से दोचार हो सकती है। क्या पाकिस्तान की मईशत GSP प्लस स्टेटस ख़त्म होने पर संभल पाएगी? क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास बलूचिस्तान में जारी जबर को ख़त्म करने के अलावा और भी कोई चारा है? इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर महरंग बलोच, BYC और डॉक्टर सबीहा बलोच का इस वक्त बदतरीन मीडिया ट्रायल चल रहा है। रियासती बयानिया की जो झूठा बयानिया है वो तो गैर मौसर हो गया है, लेकिन आखिर इस मीडिया ट्रायल से रियासत कौन से मकासद हासिल करना चाहती है, रियासती अहदाफ क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर 27 मार्च योम स्याह का खौफ GHQ प्रॉक्सी सरफराज के सर चढ़कर बोलने लगा। क्या जाफर एक्सप्रेस या बोलान मेल हाईजैक हो सकती हैं या किसी बड़ी अस्करी तनसीब को हदफ बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप भी करें, अपने रिश्तेदारों दोस्तों से कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके और मैं आपकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचा सकूँ। आपको पता है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की GHQ प्रॉक्सी हुकूमत है वो सोशल मीडिया और फिर जो इस हवाले से इंसानी हकूक़ की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ बलूचिस्तान में हो रही हैं उस पर उठने वाली आवाज़ों से शदीद तरीन परेशानी का शिकार है। तो इस परेशानी का हल ये निकाला गया है कि एक मर्तबा फिर बलूचिस्तान में हालात को बद से बदतर कर दिया जाए। यानी बलूचिस्तान में सियासी और समाजी हलकों ने इस वक्त तशवीश जाहिर की है कि अस्करी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में इख्तलाफी व हकीकी आवाज़ों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वफाकी वज़ीर दाखिला वो अपना मोहसिन नकवी बलूचिस्तान के दौरे पर आए थे तो उस वक्त जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी इस बात पर इत्तफाक राय किया गया था कि FIA को मुतहरिक किया जाएगा और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट बलूचिस्तान के हवाले से या बलूचिस्तान में होने वाले जबर, मजालिम या फिर हुकूमत की तरफ से गैर इंसानी इक़दामात पर बात करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि कल 27 मार्च है। 27 मार्च को बलूचिस्तान पर कब्जे के 78 साल मुकम्मल होने पर हो जाएंगे। योम स्याह मनाया जा रहा है। बलोच सियासी क़यादत का इस हवाले से मौक़ुफ़ है कि ये तारीख़ एक हकीकत है और 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत पर हमला किया गया था और उस पर कब्ज़ा किया गया था। रियासत को अंदेशा है कि योम स्याह पर बलूचिस्तान में बलोच जंगजू बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और इस हवाले से उन्हें मुतवातिर थ्रेट अलर्ट्स भी मौसूल हो रहे हैं जिनका हदफ जाफर एक्सप्रेस या फिर बोलान मेल हो सकता है। तो इसलिए 27 मार्च के खौफ की वजह से GHQ प्रॉक्सी हुकूमत और पाकिस्तान रेलवेज ने कल 27 मार्च को बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। इस खौफ की वजह से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और अहम शाहराहों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी
रवाना नहीं होगी, जबकि पेशावर से कोयटा आने वाली जो जाफर एक्सप्रेस है उसको जैकबाबाद से वापस कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान भर में हसास तनसीबात, ट्रांसपोर्ट रूट्स और तालीमी मराकज़ की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। और आपको पता है कि पिछले 4 माह से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, और यूँ समझ लें कि बलूचिस्तान में सब कुछ ही मुअत्तल है। जिस तरह 27 मार्च को बलूचिस्तान के अवाम या बलोच अवाम योम स्याह के तौर पर मनाते हैं, इसी तरह 25 मार्च को भी एक योम स्याह होता है। 25 मार्च को बांग्लादेश के अवाम योम स्याह मनाते हैं, और इस मरतबा जो 25 मार्च के हवाले से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तरफ से जो एक पैगाम जारी हुआ वो एक बहुत ही तशवीशनाक है, और वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को यूँ समझ लें कि इंडोर्स कर रहा है। उन्होंने कहा है कि 25 मार्च 1971 को बंगालियों की नस्लकशी के दिन के तौर पर याद रखा जाता है। बांग्लादेश की तारीख में 25 मार्च 1971 का शुमार शर्मनाक और सफाक दिनों में होता है। इस तारीख रात को पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर बांग्लादेश के निहत्थे लोगों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्लकशी में से एक का इर्तिकाब किया था। और मज़ीद कहा जा रहा है इसमें कि जिसकी तफसीलात हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी दर्ज हैं। ढाका यूनिवर्सिटी, पलगाना और राजर बाग पुलिस लाइन समेत कई मकामात पर असातिज़ा, दानिश्वरों और बेगुनाह शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उन्हें कत्ल किया गया। 25 मार्च 1971 की नस्लकशी एक सोचा समझा कत्ल आम था। अगर हम इन हक़ाइक़ को देखते हैं तो आज बलूचिस्तान को भी 1971 के दहाने पर लाकर रियासत ने खड़ा कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि 1971 में जो कुछ हुआ था इसी तरह ही हो, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो फिर बहुत ही तशवीश होती है। हब चौकी लालादर में मुसल्लह अफराद ने एक सरकारी कंपनी की मशीनरी को ही आग लगा दी। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड के 3 अरकान जो थे उनको कल्लात के इलाके मंगचर में एक IED के ज़रिए कत्ल कर दिया है, जबकि फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ी उस वक्त हमले की जद में आ गई। और उसके अलावा ये जो सब कुछ हो रहा था उस वक्त पेशकदमी हो रही थी जिसको रोकने के लिए सब कुछ किया गया। फिर इमरान मोहम्मद हसनी जो कि महकमा पुलिस में मुलाजिम था, रात को हब चौकी से कोयटा बस में सफ़र कर रहा था। मंगचर के मकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ भाग हो गया। इसके अलावा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई मंगचर के इलाके में, जहाँ मुसल्लह अफराद की नाकाबंदी जारी थी। तो इसी दौरान CTD के एहलकार मोहम्मद इमरान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। फिर कोयटा चिल्तन में पिकनिक मनाने पर जाने वालों को एक पुरानी लाश नजर आई और उस लाश के करीब एक शनाख्ती कार्ड और एक मोबाइल फ़ोन मौसूल हुआ है, और लाश इतनी मस्क थी कि उसको पहचानना कतन नामुमकिन था। यानी यूँ समझ लें कि हड्डियों का महज ढांचा था वो। तो अगर शनाख्ती कार्ड ना होता तो इस ढांचे की शनाख्त ही ना होती। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जेनेवा में क्या क्या होता रहा, क्या जेनेवा में 61वें इजलास जो हुआ है क्या वो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्या पाकिस्तान क्या जो तिजारती मामलात हैं क्या वो बेहतर हो सकेंगे, आया अगर GSP प्लस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, क्या इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से रियासत क्या सोच रही है, उस पर बताऊं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच BYC और डॉक्टर सबीहा बलोच का बदतरीन मीडिया ट्रायल चल रहा है। झूठे बयानिए की वजह से जिनका ये जो ट्रायल है देखा जाए तो ये गैर मौसर है, लेकिन अगर इसके पीछे अगर हम झांकने की कोशिश करें तो फिर रियासत के इरादे नेक नज़र नहीं आते। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो कुछ पंजाबी मुहब वतन कलमी अदबी और बयानिए के दहशतगर्द अपनी ही अदालतों के फैसले को झुटलाते हुए गफ्फार लांगो यानी जो डॉक्टर महरंग बलोच का वालिद था, जिनको जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, फिर उनको जो है वो हुदा जेल कोयटा में बंद किया गया। फिर जब अदालत ने उन्हें रिहा किया तो उनकी मस्क शुदा
उनको फिर लापता कर दिया गया और उसके बाद फिर उसकी मस्क शुदा लाश सामने आई। इस हवाले से जुलाई 2011 की 6 सुर्खियों में जो हक़ाइक़ सामने आए उसको देखें तो उसमें लिखा हुआ था कि गफ्फार लांगो की लाश बरामद जैसी सुर्खियां शाये हुई। क्या पाकिस्तान में उस वक्त मीडिया बागी था या इतना आज़ाद था कि जो इस चीज़ को जो एक बहुत बड़ा जिसको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है उसको मिसिंग पर्सन लिखते या उसकी मस्क लाश बरामद होने पर खबरें लगाते या सुर्खियां शाया करते। बुनियादी तौर पर यह जो कुछ हो रहा है ये डॉक्टर महरंग बलोच BYC की असीर क़यादत और फिर डॉक्टर सबीहा बलोच के खिलाफ रियासत कुछ बड़ा करने जा रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला था कि डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से कि उनको सज़ा सुनाए जाने का मामला सामने आ रहा है, तो अगर ये सब कुछ एक माहौल इस हवाले से क्रिएट किया जा रहा है कि अगर कल डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर असीरान को बड़ी सज़ा सुना दी जाती है और डॉक्टर सबीहा बलोच को फरजाना ज़हरी के स्टेटमेंट के मुताबिक हिरासत में ले लिया जाता है जो पहले ही 4th शेड्यूल में जिसका नाम शामिल है, तो उस पर बलूचिस्तान में कहीं से कोई एहतजाज न हो सके। ये रियासती साजिश होती है और रियासत को जब कुछ करना होता है तो वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। जिस तरह इस वक्त बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि सूबों का से जो उनका जो 18वीं आईनी तरमीम के तहत थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी मिली थी उसको भी सलब किया जाने जा रहा है। NFC अवार्ड भी ख़त्म करने की तरफ रियासत बढ़ रही है और रियासत पाकिस्तान को तकसीम यानी सूबों को टुकड़े करने की तरफ बढ़ रही है और इसको हम कहते हैं 28वीं आईनी तरमीम, जिसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। तो रियासत को जब कुछ करना होता है तो इसी तरह की चीज़ें करती हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के साए तले होता है वो तो होता है मुहिब वतन, और अगर कोई उसकी छतरी के नीचे नहीं है और फिर वो सच बोलने का गुनाह कर बैठता है और अगर रियासती मजालिम पर ज़बान खोल बैठता है तो फिर चाहे वो GM सैयद हो, चाहे वो खान गफ्फार खान हो, चाहे वो नवाब खैर बख्श मरी हो, चाहे वो सरदार नौरोज़ खान हो, चाहे नवाब अकबर बुगटी हो, डॉक्टर महरंग बलोच हो, अली वज़ीर हो या कोई भी हो, उनको बागी और गद्दार करार देकर उनको पाबंद सलासल कर दिया जाता है। यहाँ सच बोलना फ़ौज की प्रोपेगेंडा मशीनरी की नज़र में गद्दारी का ये एक अमल तस्वुर किया जाता है। तो यही गद्दारी का लेबल बेनज़ीर भुट्टो पर भी लगा, यही गद्दारी का लेबल नवाज शरीफ पर भी लगा। इस वक्त इसी लेबल के साथ इमरान खान भी जी रहा है और उन पर भी गद्दारी के इल्ज़ामात हैं और PTI की दीगर क़यादत भी इसी गद्दारी के इल्ज़ामात की वजह से इस वक्त जेलों में बंद है, क्योंकि ये रियासत की सोच है कि जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर आप गद्दारी का, क्योंकि इनकी जेब में मोहर लगे गद्दारी के सर्टिफिकेट पहले से मौजूद होते हैं, बस सिर्फ उन पे नाम दर्ज कर दिया जाता है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, पहले मैं आपको सरसरी तौर पर बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के 61वें इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में हुआ क्या था। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस कौंसिल के 61वें इजलास का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा। क्या BLA या मजीद ब्रिगेड को अब आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाना पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा, इस पर मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपके सामने रख दूं कि जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 61वें इजलास के मौके पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर एक अहम साइड इवेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें आलमी सतह पर पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस और इंसानी हकूक़ की पाबंदियों का तफसील से जायज़ा लिया गया।
یہ تقریب پاکستان کا GSP پلس اسٹیٹس یعنی انسانی حقوق کی مشروطیت، معاہداتی ذمہ داریاں اور احتساب کے عنوان سے منعقد ہوئی، جس میں مختلف بین الاقوامی شخصیات، سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے ماہرین نے اس میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 61ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ کی قیادت عمران خان کے بیٹے قاسم خان اور جاپانی مندوب شونیچی فوجیکی نے بلوچستان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا، اور وہاں پر پیش کی جانے والی رپورٹ میں جبری گمشدگیوں، تشدد، ماورائے عدالت قتل کو نمایاں کیا گیا۔ کہا گیا کہ پاکستان میں پاکستانی جو مظالم تقاضا کرتے ہیں کہ یورپی یونین GSP پلس پر نظر ثانی کرے، کیونکہ بلوچستان کی بہت سے خاندانوں کے لیے انسانی حقوق کوئی نظریاتی بحث نہیں، بلکہ یہ اس سوال کا نام ہے کہ آیا ان کا بیٹا زندہ ہے یا وہ برسوں اس کے لاش کی تلاش میں رہیں گے۔ جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت اور دوران حراست قتل، منمانی گرفتاریاں، تشدد اور سیاسی آوازوں کو دبانا بلوچستان میں معمول کی بات بن گیا۔ ہزاروں بلوچ سیاسی کارکن، طلباء، صحافی اور عام شہری جبری طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد خفیہ عقوبت خانوں میں رکھے جاتے ہیں، جہاں انہیں عدالتوں تک رسائی حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بعد میں مسخ شدہ لاشوں کی صورت میں سڑکوں کے کنارے پڑے ملتے ہیں، جسے عام طور پر مارو اور بھاگو کی جو پالیسی ہے اس پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ بلوچستان میں یہ چیز عام ہے کہ مارو اور پھینکو اور بھاگ جاؤ۔ تو اسی طرح رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2025 میں جبری گمشدگیوں کے بلوچستان میں مجموعی طور پر 1355 اور ماورائے عدالت قتل کے 229 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ رواں سال 20 مارچ تک 228 جبری گمشدگیوں اور 81 ماورائے عدالت قتل کے واقعات سامنے آ چکے ہیں، جن میں کم عمر خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں سے 10 خواتین میں سے 5 کو تشدد کے بعد رہا کیا گیا، جبکہ ایک کو جھوٹے الزام کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ خاص طور پر بلوچستان کی ایک ہی شہر پنجگور میں صرف مارچ کے پہلے 10 دنوں میں 21 افراد کا قتل کیا گیا۔ یورپین یونین نے پاکستان کو یہ خصوصی تجارتی درجہ GSP پلس اس توقع کے ساتھ دیا تھا کہ وہ انسانی حقوق، محنت کشوں کے حقوق اور جمہوری طرز حکمرانی سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ مقصد بالکل واضح تھا کہ تجارتی مراعات حکومت کو اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق اور وقار کے احترام پر آمادہ کریں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کئی دہائیوں سے بلوچستان کے عوام منظم اور وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے یورپین یونین سے پاکستان کے GSP پلس سہولت کی واپسی کے لیے مطالبہ کیا۔ مطالبے پر جو ہے وہ منعقدہ کانفرنس سے خصوصاً اپنے والد کی قید کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کی جانب سے مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوال اٹھایا۔ GSP پلس اسٹیٹس انسانی حقوق سے مشروط ہے اور پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا میں آخری درجے پر ہے، لہٰذا یورپی یونین کو شرائط منوانی چاہیے، ورنہ اسٹیٹس معطل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید میں ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کی بنیادی نشانہ ہے جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک سنگین جرم سمجھتا ہے، جسے کچل دینا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زیادہ عرصے سے نہیں دیکھا۔ انہیں تنہائی کی قید میں رکھا گیا ہے، ایک ایسی چکی میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے اس موقع پر خبردار کیا ہے کہ یہ غیر انسانی حالات تشدد کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ محض غفلت نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا ظلم ہے جس کا مقصد ایک انسان کی عزت نفس کو چھین لینا ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے بات کی، یا جس طرح ایوان میں اقوام متحدہ کے ہال میں
جس انداز میں بلوچستان کے معاملات پر بات کی گئی، جس انداز میں جبری گمشدگیوں کے معاملات کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی، یا جس طرح ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے حقائق کو بیان کیا گیا، یا جس انداز میں بلوچ خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر روشنی ڈالی گئی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اب مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ یعنی یہ جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا 61واں اجلاس ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھا دے گا، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کے فورم پر جہاں پر بلوچستان کے حوالے سے اس حد تک مظالم پر روشنی ڈالی گئی یا حقائق کو جس انداز میں بیان کیا گیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چین ہو یا پھر پاکستان ہو، ان کے لیے اب BLA اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دلوانا ناممکن ہو گیا ہے، یا پھر بہت مشکل ہو گیا ہے، اب یہ پاسبل نہیں رہا۔ تو اس طرح اگر GSP پلس اسٹیٹس ختم کر دیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو امپورٹ ہے وہ بری طرح سے پہلے ہی متاثر ہے، اور جو ہمارے ریزروز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہچکیاں لے رہے ہیں، اور اگر کوئی اب سعودی عربیہ، UAE یا چائنا میں سے کوئی بھی ایک ملک اپنے پیسے واپس مانگتا ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب زر مبادلہ کے ذخائر ہچکیاں لے رہے ہوں، اور ایسی صورتحال میں اگر GSP پلس کا اسٹیٹس بھی ختم ہو جائے تو جو ایک ہلکی سی ایک چھوٹا سا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، اگر وہ ہٹ گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت چند ہی دنوں میں زمیں بوس ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے ریاست کے پاس اب کیا آپشن بچتا ہے؟ مذاکرات ریاست کرنا نہیں چاہتی، مذاکرات سے فرار اختیار کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں کون سے مظالم ڈھائے ہیں۔ انہوں نے تو بلوچستان کو فار سیل کر رکھا ہے، وہ بلوچستان کے نقشے پر انہوں نے فار سیل کا بورڈ لگا رکھا ہے، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے مینیو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بلوچستان ہم فروخت کر رہے ہیں، یہ بلوچستان ہم دے رہے ہیں، یہ بلوچستان کی زمین ہے، اس میں اتنا سونا ہے، اتنا تانبا ہے، اتنا ماربل ہے، اتنا گیس ہے، اتنا پیٹرول ہے، اتنی معدنیات ہیں، کوہ سلیمان میں اتنا یورینیم ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے پاس، اور کئی قسم کی معدنیات موجود ہیں، اور کئی قسم کے وہاں پر جو ہے وہ قیمتی نایاب قسم کے پتھر یا عقیق بھی موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی کو جس کی اشد ضرورت ہے، تو بلوچستان کے سب کچھ برائے فروخت ہے، آپ لینا چاہیں گے؟ تو اس طرح کی جب سچویشن ہوگی تو اب اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس سوائے بلوچستان سے وتھڈرا کرنے کے اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ یا تو بلوچستان حکومت کو ختم کر دیا جائے اور وہاں پر فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ونگ کمانڈر، کوئی کمپنی کمانڈر، کوئی میجر، کوئی کیپٹن، کوئی بریگیڈیئر آئے اور پھر وہ بیٹھ کر اور جو ہے وہ کامیاب امیدواروں کے سندوں پر مہر ثبت کرے، بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی پارلیمنٹ چاہتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔